ज़िंदगी एक हसीन जंग है, लड़ोगे नहीं तो मरोगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान जो अपनी पुस्तक चल रही कक्षा 6 की। अध्याय नंबर है अपना आज का 17, हमारा अतीत। अतीत के अंदर क्या कुछ कैसे घटित हुआ, कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी, किसे क्या कुछ हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए आप सभी को। प्रारंभ करते हैं। हमारा अतीत जो अध्याय है वहाँ से फैक्ट टू फैक्ट, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वहीं से सीधी चीज़ें। सबसे पहले बात आती है पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पुराने हैं और पुरातत्ववेताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। कहीं पे कुछ पत्थर मिले, कहीं सिक्के मिले, सिक्कों पर कुछ उत्कीर्ण किया गया। तो सारी की सारी जो पुरानी चीज़ें हैं और पुरातत्ववेताओं ने जिन्हें इकट्ठा किया, वही क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है। अब पत्थर पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहा जाता है। मतलब पत्थर यानी शिलाओं पर जो लेख उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। और प्राचीन काल के भवन, स्मारक, शिलालेख आदि सभी क्या हैं, ये पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है। साहित्यिक स्रोत की हम बात करें तो जो किसी भाषा में लिखित रूप से प्राप्त होते हैं, किसी भाषा में लिखित रूप से जो प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं अपने साहित्यिक स्रोत। कहानियाँ वगैरह हो गई, लोगों द्वारा कही हुई ऐसी बातें हो गई जिन्हें लिख दिया गया। आगे एक वंशावली के रूप में भी हमें इतिहास मिलता है। तो वंशावली से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संपूर्ण लेखा जोखा है वो वंशावली लेखक जो थे उन्होंने अपनी बहियों में लिख दिया था। जैसे बड़ियों के आपने देखा होगा बही खाता, उस तरह की बड़ी बड़ी बहियों के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक कई लोगों का उन्होंने इतिहास है, जो वंश है, लिखा है। और वंशावली लिखने वाले जो हैं वो विभिन्न समुदायों के वंश के बारे में जानकारी रखते हैं। जो वंशावली लिखने वाले हैं उनमें राव, बड़वा, भाट, बारोट, जागा, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार आदि समुदायों ने वंशावलियाँ लिखी है। अब हम बात करते हैं पूरा ऐतिहासिक काल की, या यूँ कहें प्रागैतिहासिक काल के। तो मनुष्य के जन्म से लेकर, मनुष्य की जब से उत्पत्ति हुई तो वहाँ से मनुष्य के जन्म से लेकर जब तक लिपि का विकास हुआ, लिपि के विकास तक का जो काल कहलाता है वो प्रागैतिहासिक काल, या यूँ कहें हम पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है। जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल। और वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी, ये अनुमान है उनका। आगे हम बात करते हैं कि कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से पता चलता है कि पत्थर के बाद में मनुष्य ने धातुओं में सबसे पहले तांबे की खोज की होगी। ठीक है। पत्थर के बाद में सबसे पहले किसकी खोज मानी जाती है, तांबे की खोज की होगी। अब हम आगे सभ्यताओं के विकास की ओर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की। तो सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में नगर सभ्यता का विकास हुआ। सबसे पहले 1921 के अंदर पंजाब के हड़प्पा और तत्पश्चात सिंध के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई में इस नगर सभ्यता का पता चला था। किस नगर सभ्यता का, सिंधु सरस्वती सभ्यता का। 1921 में सबसे पहले तो पंजाब के हड़प्पा में खुदाई हुई और उसके बाद में सिंध के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई की गई, तो ये पता चला। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो देखते हैं। मोहनजोदड़ो प्रमुख, हड़प्पा, कोटदीजी एवं चनुदड़ो, ये वर्तमान अपने पाकिस्तान के अंदर है। जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो स्थल है उनमें चनुदड़ो, कोटदीजी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के अंदर है। और भारत में कौन कौन से हैं? भारत के पंजाब में चंडीगढ़ के पास तो रोपड़ है, गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा स्थल है। यह सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इस संस्कृति की हम बात करें कि ये कितनी पुरानी है, तो ये ईसा से तो 2500
वर्ष और वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है। जो सरस्वती नदी की बात आती है, सरस्वती नदी से संबंधित जो तथ्य हैं, तो इस तट पर वेदों की रचना होने का प्रमाणित विवरण प्राप्त होता है कि इसके किनारों पर वेदों की रचना की गई। और यह कहना उचित ही होगा कि वैदिक संस्कृति का जन्म इसी नदी के किनारों पर हुआ था, सरस्वती नदी के किनारों। सरस्वती नदी के हम उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम जो है शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है। उद्गम स्थल सरस्वती का शिवालिक पहाड़ियों से। इस नदी के बहाव की हम बात करें, प्रवाह जो मार्ग है, तो ये नदी हरियाणा राजस्थान में होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी और हरियाणा राजस्थान में होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती थी सरस्वती नदी। कालांतर में ये नदी लुप्त हो गई और प्राचीन साहित्य में इस नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन साहित्य में सरस्वती नदी को सिंधु नदी की माँ कहा गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो नगर नियोजन है, नगरों की जो बनावट है, प्लानिंग है, किस प्रकार से क्या होती थी वो देखते हैं। तो इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात तो ये थी कि ये जाल की तरह फैले हुए थे। हम यूँ कह सकते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर जो है वो आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर जो है आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। हड़प्पा के दुर्गों में हम बात करें तो हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतों की हम बात करें वो धान्यगिरों की थी। ये आयताकार रूप में नदी के पास बनी होती थी। जो माल वगैरह आता था वो वहीं से उतार लिया जाता था और इकट्ठा कर लिया जाता था गोदामों के अंदर। खुदाई से ये भी पता चलता है कि सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे, 3 प्रकार के लोग रहते। पहला वर्ग जो था वो था शासक वर्ग, जो दुर्ग में रहते थे। दूसरा व्यापारी वर्ग, जो शहर के दूसरे भाग में। तीसरा मजदूर वर्ग, जो आसपास के किसान जो अन्न पैदा करते हैं और गांव में रहते थे। भवनों की हम बात करें तो यहाँ के इस समय के भवन थे जो खुले होते थे, चौड़े होते और काफ़ी बड़े होते थे। घर का जो गंदा पानी होता था उसको निकास के लिए, उसको निकालने के लिए जो नालियाँ बनी होती थी वो प्राय ज़मीन में बनाई जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक बनी रही। बाद में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी है जिसकी वजह से ये नष्ट हो गई होगी। ये तो हो गई सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन जो विश्व की अन्य सभ्यताएं थी उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता, ये अफ्रीका के उत्तर में नील नदी के दोनों किनारों पर सभ्यता है जो फली थी। ठीक है। विश्व स्तर की दूसरी सभ्यताओं में हम बात करें तो मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता। तो ये दजला एवं फरात नामक जो नदियां हैं उनकी भूमि पर यह विकसित हुई थी वर्तमान इराक में। और इसी क्षेत्र में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया की सभ्यताओं का विकास भी हुआ था। चीन की आगे जो अगर सभ्यताओं की हम बात करें तो चीन की हावड़ो नदी सभ्यता है, इसका विकास हुआ। अब जो मुख्य प्रश्न जहाँ से पूछ लिए जाते हैं कई बार, वो राजस्थान के प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल हैं उनकी हम मुख्य बातें देख लेते हैं। और विस्तृत रूप से कक्षा 9 के अंदर 10 के अंदर ये चीज़ें और दी गई है। कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 में 2 टीलों की खुदाई में ये पूरा ऐतिहासिक काल का जो अवशेष होते हैं वो हमें प्राप्त हुए थे। और वर्तमान में ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित इन टीलों से जो सामग्री मिली वो हड़प्पा संस्कृति से मिलती प्रतीत होती है, दिखाई देती है। दूसरी राजस्थान की जो सभ्यता थी आहड़, उदयपुर की बेड़ेच नदी किनारे, यहाँ पे मिस्टाइप हो गया, उदयपुर की बेड़ेच नदी के किनारे पर आहड़ नामक बस्ती ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरी गिलुंड, ये जो अवशेष मिले यहाँ से ये उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, राजसमंद में। यहाँ पर टीले की खुदाई की गई तो आहड़ के समान यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं।
अगला जो स्थल है वो है बागोर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के बागोर स्थान पर कोठारी नदी के किनारे पाषाण और ताम्रकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बालाथल एक स्थल मिला है। उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर के निकट बालाथल गांव में टीले की खुदाई की गई। यहाँ से बर्तन मूर्तियाँ वगैरह मिली है। छठा जो स्थल है राजस्थान में नौ है। ये पूर्वी राजस्थान के भरतपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तांबा हड्डियों के उपकरण और लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। नौह से भरतपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर है। सातवां है चंद्रावती। ये आबू सिरोही में है। यहाँ जो उत्खनन चल रहा है वहाँ से अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं और ये चंद्रावती जो है परमार वंश की राजधानी भी रही है। आठवीं जो सभ्यता स्थल मिला है गणेश्वर, सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर, और ये ताम्रपाषाण काल की वस्तुएं मिली है यहाँ से। नौवां बैराट, जयपुर जिले में स्थित विराट जो ये है विभिन्न युगों में विकसित सभ्यता स्थल रहा है। महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी रहा और यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। तो जय हिंद। ये थी आज की कक्षा में अपना 17वां अध्याय हमारा अतीत, और शाम को होगा अपना टेस्ट।